सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय, हेलो। लास्ट वीडियो में हमने फैंटेसी राइटिंग पे बात की थी एंड हमारा लेक्चर डिफरेंस बिटवीन लेट मिडल इंग्लिश टेक्स्ट ऑफ द 14th सेंचुरी एंड रेनेसेंस टेक्स्ट के डिस्कशन पे एंड हुआ था कि कैसे 14th सेंचुरी टेक्स्ट होप की बात करते हैं एंड हाई स्पिरिट्स वगैरह एंड कैसे रेनेसेंस टेक्स्ट जो है अपने क्वेश्चनिंग एंड डाउट वाले टेक्स्ट से उससे कंट्रास्ट करता है। ठीक है, तो कैसे जो लेट मिडिल इंग्लिश टेक्स्ट थे उसमें कैसे हमें ऑप्टिमिज्म, हाई स्पिरिट राइटिंग, होप, बिलीफ वगैरह वो सब देखने को मिलता है। एंड रेनेसेंस राइटिंग में चूंकि सब कुछ क्वेश्चन में आ रहा था बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक वगैरह एडवांसमेंट्स, तो इसीलिए वहाँ पे हमें क्वेश्चनिंग एंड डाउट के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है हम बात करेंगे ट्रैवल राइटिंग या ट्रैवलॉग्स के बारे में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम बात करें ट्रैवल राइटिंग्स या ट्रैवलॉग्स की, तो वन ऑफ द वेरी फर्स्ट बुक्स जो हमें देखने को मिलती है इस जॉनरा में, वो 1356 टू 67 के बीच में जो लिखी गई थी एक बुक जिसे हम सिंपली ट्रैवल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये एक एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच डायलेक्ट में लिखी गई बुक है जो हमें एक अनजाने सफ़र पे ले जाती है उन जगहों पे जिन्हें आज ओरिएंट के नाम से जाना जाता है। ओरिएंटलिज्म जब आगे मैं एडवर्ड सईद को डिस्कस करूंगा थियरी क्रिटिसिज्म के टाइम पे, तब मैं आपको समझाऊंगा कि ओरिएंट क्या होता है, ओरिएंटलिज्म क्या होता है, इसमें कौन सी जगहें आती हैं। ठीक है, तो वो सब, ये ओरिएंटलिज्म का आइडिया कहाँ से आया, ये जो पर्सपेक्टिव है ओरिएंट का ये कहाँ से बना, तो ये उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। ये बुक जो है वो माना जाता है कि सर जॉन मैंडवल ने लिखी है, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि ये एक फ्रेंच हिस्टोरियन जो थे जिनका नाम जॉन डी आर्टेमिस था, उन्होंने ये बुक जो है वो लिखी है। ये एक बहुत मज़ेदार गाइड है फॉर द पिलग्रिम्स जो होली लैंड यानी कि जेरूसलम जाना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए लिखी, बिकॉज उस टाइम पे जेरूसलम एक बहुत ही पायस प्लेस, एक बहुत ही होली प्लेस थी फॉर क्रिश्चियनिटी, फॉर ज्यूज, ठीक है, फॉर मुस्लिम्स ऑल्सो। तो ये एक सेंटर था रिलीजन का, जहाँ इन सभी रिलीजन के जो लोग थे वो आते थे वहाँ पे अपनी जर्नी के लिए ना, पिलग्रिमेज के लिए। तो ये एज ए गाइड एक्ट करती है उस होली लैंड के रास्ते के लिए। एंड ये जो है एक नॉर्मल गाइड से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। ठीक है, अब ये क्यों है, बिकॉज ये जो बुक है ये रीडर को टाटरी, पर्शिया, इंडिया और इजिप्ट जैसी प्लेसेस की सैर कराती है पढ़ते पढ़ते ही। एंड इसमें हमें फैक्ट से ज़्यादा फैंटेसी देखने को मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ जियोग्राफिकल डिटेल्स भी हैं ताकि इस वर्क को क्रेडिबल यानी ऑथेंटिक माना जा सके। ठीक है ना, अगर ज़्यादा आउट ऑफ द लाइन, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला जाता राइटर, तो बोलते नहीं ये क्या लिख रहा है, ये गाइड ही लिख रहा है हमारे, लेकिन क्या बना रहा है। लेकिन अब उन चीज़ों के बारे में भी लिखा जाता है जैसे मिथ्स वगैरह, लेकिन जियोग्राफिकल डिटेल्स जो है उनके बारे में लिखा जाता है ताकि क्रेडिबिलिटी दे सकें टेक्स्ट को कि हाँ ये सच में भी कुछ चीज़ है। इस तरीके से हम जो मेंशन कर रहे हैं ये मिथ्स को, इन सारी डिटेल्स के बारे में, वो सच है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो मैंडविल की ये जो बुक है वो वेस्टर्न यूरोपियन रीडर जो था ना, उसका जो एपेटाइट था यानी कि टेस्ट फॉर ट्रैवल बुक, तो उसको ये बिल्कुल सेटिस्फाई करती थी। उन्हें जो है वो ट्रैवल बुक्स किस किस्म की चाहिए थी, उन्हें ट्रैवल बुक्स जो है वो एज ए जर्नल ऑफ मार्वल चाहिए थी, यानी कि बिना किसी साइंटिफिक डिटेल के, जिसमें वो ज़्यादा साइंटिफिक फैक्ट्स वगैरह एक्सप्लेनेशन उन सब की नहीं होगी, तो जस्ट इमेजिनेशन प्लस इंफॉर्मेशन वाली बुक्स। ठीक है, जिसमें इमेजिनेशन भी हो एंड साथ साथ इंफॉर्मेशन भी दी जाए। जैसे होता है ना कि जो फैंटेसी राइटिंग होगी जिसमें हमें, जैसे कोई बुक है जो आर्थोरियन स्टोरीज ले लो तुम फॉर एग्जांपल, तो आर्थोरियन स्टोरीज में क्या है, वहाँ पे मिथ्स लेजेंड्स के बारे में भी बात है, लेकिन साथ साथ हमें थोड़ी थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। अच्छा, ऐसे भी कोई किंग था वगैरह वगैरह, तो उस हिसाब से। तो यही वजह है कि बहुत से मिथ्स जैसे कि फाउंटेन ऑफ यूथ, गोल्ड डस्ट का लैंड वगैरह वेस्टर्न इमेजिनेशन की प्रायोरिटी बन गई। फिर जो वेस्टर्न इमेजिनेशन थी, राइटर्स जो थे वेस्टर्न इमेजिनेशन के, जो फैंटेसी वगैरह लिखने लग गए थे, ट्रैवलॉग्स को लिखने लग गए थे, उनके लिए ऐसे दीज काइंड ऑफ मिथ जैसे कि फाउंटेन ऑफ यूथ या गोल्ड डस्ट जो है वो एक प्राइमरी इमेजिनेशन बन गई, एक सर्टन टॉपिक बन गया कि हम अब इसी चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और जब फिर लेट 15th सेंचुरी एंड 16th सेंचुरी के ट्रैवलर्स को न्यू वर्ल्ड्स दिखे अमेरिका में, इन मिथ्स को एनलार्ज एंड एक्सपैंड कर दिया गया, जिस तरह मैंने अभी कहा। इसी वजह से एल्डोरेडो यानी कि लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड और गोल्डन रोड टू समरकंद जैसे मिथ्स ने भी अपनी जगह बना ली इन स्टोरीज में, जिनमें इमेजिनेशन ऑफ द रीडर्स कंसर्निंग डिस्टेंट लैंड्स को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। अभी जैसे मैंने जिस तरीके से कहा कि जब वेस्टर्न इमेजिनेशन, वेस्टर्न थॉट जो था
राइटिंग का रिगार्डिंग ट्रैवलॉग्स एंड रिगार्डिंग फैंटेसी राइटिंग, तो जब उसमें वो सब चीज़ें घर कर गई ना, ये फाउंटेन ऑफ यूथ जैसी चीज़ें, गोल्ड डस्ट माउंटेन जैसी चीज़ें, या ग्लोरी रोड टू गोल्डन रोड टू समरकंद, अब जब ये सब चीज़ें बैठ गई हैं, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया कि जो ये रीडर्स होते थे ना, जो जा नहीं पाते थे आप डिस्टेंट लैंड पे, या जो ऐसे रीडर्स होते थे चाहते थे कि हमारे पास कुछ हो, ऐसा गाइड हमको मिले, अब जब हम किसी जगह पे जा रहे हैं तो हम उस जगह के बारे में पढ़े, तो उसी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर करते हुए ये फिर लिखते थे, वो सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करते थे, ताकि वो रीडर है ना, जो पढ़ रहा है उधर जाने के लिए, उसके लिए वो जर्नी जो है वो उस वो एक हाइप बने उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप हो कि नहीं यार, इस जगह में तो कुछ ना कुछ ज़रूरी है, तभी जाके इस राइटर ने इसके बारे में ऐसा लिखा है, राइट। तो वो हाइप एक क्रिएट किया जाता था। होता है ना आज भी, जैसे आप क्रिकेट मैचेस की बात कर लो, तो वो जो हाइप चढ़ाई जाती है, हिस्ट्री जो भी होती है सारी उसको रिकॉल किया जाता है, ये राइवलरी है, वो सब है, ये सब, तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी क्या होता था कि जो ये मिथ्स वगैरह हैं सारे, जो ऐसे बिलीव्स हैं, मिथ्स हैं कि एल्डोराडो, लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड, या गोल्डन रोड टू समरकंद, इस किस्म के जो मिथ्स हैं उनको इंक्लूड इसीलिए किया जाता था ताकि जो रीडर पढ़ रहा है, जो जाने की सोच रहा है, या जो जा नहीं पा रहा है लेकिन उसको इस लैंड का एक आइडिया चाहिए, उसको समझ में आ उसको उसके दिमाग में ये बिठाया जा सके, नहीं यार उधर कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए सब लोग इतना पीछे पड़े हैं, तो वो जो एक हाइप क्रिएट करता था, ठीक है। तो मैंडेविल जो है उसने एक लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग अबाउट डिस्टेंट लैंड स्टार्ट किया था, जिससे आज हम ओरिएंटलिज्म वाले आइडिया, जिसे आज ओरिएंटलिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा अभी कि जब आगे जब एडवर्ड सईद पे हम बात करेंगे, तो अब मैं इसको ओरिएंटलिज्म को डिस्कस करूँगा। तो अ, खैर, अब हम मैंडविल के इसी ट्रेडिशन की बात करें तो इसमें ये रिवर्स, जैसे कि द गैंजेस यानी कि गंगा नदी, द नाइल, टिग्रिस एंड यूफ्रेटिस जो कि मिडल ईस्ट में एक रिवर है, उस बारे में बात करते हैं इस टाइप ऑफ टॉपिक्स पे। अब वो जो है मैंडविल जो है, जॉन मैंडविल, वो पैराडाइज के बारे में एक बहुत फेमस डिस्क्रिप्शन देते हैं। वो डिस्क्रिप्शन क्या है? वो कहते हैं, पैराडाइज के बारे में मैं पूरा बता नहीं सकता क्योंकि मैं वहाँ था नहीं, वो एक बहुत दूर जगह है। पैराडाइज जो है वो एक दीवार के अंदर बंद है, जिसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये हो कहाँ सकती है, क्योंकि उन्हें ये दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सब जगह से घास फूस से ढकी हुई है। इसकी दीवारें और हर देखने वाले को नज़र नहीं आती है, तो इसलिए जो भी मतलब वो कहते हैं ना, वो सामने से वो उसके लिए एक स्पेशल विजन चाहिए, हर किसी को नज़र नहीं आती है। तो जो घास फूस के अंदर वो दीवार ढकी होती है, उस वजह से जो नॉर्मल देखने वाला होता है उसको धोखा लग जाता है, उसको लगता है वो उधर कुछ नहीं है, इट्स जस्ट मॉस, ये बस घास फूस है और कुछ नहीं। वो दीवार किसी पत्थर की नहीं बनी है, लेकिन हाँ, वहाँ एक दीवार ज़रूर है जो किसी को दिखाई नहीं देती कि उसका नेचर क्या है, किससे बनी है। ये दीवार इतनी बड़ी है कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक फैली हुई है, और इसकी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक ही दरवाज़ा है पूरी दीवार में अंदर जाने के लिए, उस पैराडाइज में जो बांध रखा गया है, और इस दरवाजे को आग ने लिपटा हुआ है ताकि कोई जिंदा इंसान इसमें अंदर ना जाने की हिम्मत ना कर सके, ठीक है। तो अब देखो ये है ना, ये उतना क्रेडिबल नहीं लगता है, इट इट फील्स लाइक कि थोड़ा सा वो ये रिलीजियस सा टोन है, इसने बस रिलीजन से उठाया, जैसे कि बाइबल से उठाया होगा कि पैराडाइज क्या है, हेल क्या है, हेवन क्या है, ठीक है। तो वहाँ से फिर उस चीज़ को टच करके इसने उठाया होगा कि हाँ, अब जिसने जो मर गया, अगर उसके डीड्स अच्छे होंगे तो वो हेवन में जाएगा, तो वो आग जो है बुझ जाएगी, एंड ही और शी कैन एंटर पैराडाइज। लेकिन अगर उसने बुरे डीड्स किए होंगे तो वो आग जलती रहेगी, वही उसको लपेट में ले लेगी, और फिर हेल में उसको खींच लिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ना कि इस चीज़ को क्रेडिबल नहीं माना गया, लेकिन इसने क्या किया, मैंडेविल को कहीं ना कहीं पता था कि मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया है पैराडाइज का, इसको लोग मानेंगे नहीं, तो उसने क्या किया, मैंडेविल चूंकि पैराडाइज को डिस्क्राइब ना कर सके सही तरीके से, इसलिए अपनी वर्क को क्रेडिबिलिटी की देने की कोशिश में वो कहते हैं, उस जगह के बारे में मैं और कुछ भी नहीं कह सकता, और इसलिए मैं अपनी राइटिंग को बंद कर रहा हूँ और वापस लौट रहा हूँ उस सब की तरफ जो मैंने देखा है। यानी कि पैराडाइज तो दिखी नहीं, बेहतर है जो कि सामने है उसी को एक्सप्लोर करो, ठीक है। ऐसी राइटिंग्स का यही नतीजा है कि निकला है कि दुनिया में इतनी कल्चरल स्ट्रेंजनेस है, इतनी डिफरेंस है दुनिया में, और
यही थिंकिंग है जिसने सदियों तक वेस्टर्न परसेप्शंस जो थे बाकी कंट्रीज़ के उन्हें सपोर्ट किया, जिसकी वजह से फिर ओरिएंटलिज्म में निकल के आया, जो फिर यूरोप को ही फिर सेंटर माना गया, बाकी सब दुनिया को अदर का खिताब दे दिया गया कि उनके पास सिविलाइजेशन नहीं है, क्योंकि एक्सप्लोर ही नहीं हुई थी। इतना इतना स्ट्रेंजनेस दिखाई गई कि कहा गया कि नहीं हमारे पास ही सब इंफॉर्मेशन है, हमारे पास ही सब एजुकेशन है, ठीक है। उस वजह से क्या हुआ, जो पूरी दुनिया बन गई ना, ये लोग कहने लगे कि हमें अब एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, हम लोगों को सिविलाइज करेंगे। फिर वाइट मैंस बर्डन का आइडिया आ गया उसके पीछे कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है रिलीजन की कि हमें लोगों को सिविलाइज करना है। एंड उसके बाद फिर क्या किया उनने, उसके बेस में रह के, उसके डिस्गाइज में रह के कितना जुल्म किया लोगों पे, कितने मैसेकर्स हुए, जो भी इंपीरियलिज्म का, कॉलोनियलिज्म की जो भी रेजीम चली उस सब के बाद, ठीक है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर ट्रैवलॉग्स या ट्रैवल राइटिंग पे। अगला लेक्चर जो है उसमें हम जॉफ्री चौसर के बारे में बात करेंगे। ये कुछ राइटर्स हैं जिनके बगैर बिगनिंग्स ऑफ इंग्लिश को पढ़ना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है, ठीक है। अगर ये राइटर्स को ना पढ़ा जाए तो बिगनिंग ऑफ इंग्लिश क्या पढ़ेंगे। जिसमें जॉफ्री चौसर आते हैं, विलियम लैंगलैंड आते हैं, ठीक है, जॉन गोवर जैसे राइटर्स आते हैं, और भी छोटे माइनर माइनर राइटर्स हैं। खैर कल हम जो अगला वीडियो होगा उसमें, नॉट कल बट अगला वीडियो जो होगा जो मैं अपलोड करूँगा उसमें हम जॉफ्री चौसर की बात करेंगे, ठीक है, उसके वर्क्स की बात करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।